हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 51। सरगम बेड पर बैठी हुई अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और उसने अपने दोनों पैरों को स्वर की गोद में रखा हुआ था। स्वर उसकी उंगलियों को हल्की हल्की मसाज दे रहा था। वो सरगम का इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। पहले तो वो खुद यहाँ सरगम को मनाने के लिए आया था, उसके साथ रोमांस करने के लिए आया था, लेकिन अब तो सरगम उससे भी ज्यादा बेसब्र लग रही थी। उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी जिसमें उसके मन की बातें साफ नजर आ रही थी। और अब सर ने अपना चेहरा झुकाया और सरगम के पैरों को चूमने लगा। जैसे ही उसने अपने होठों को सरगम के पैरों पर रखा, सरगम के होठों से सिसकी निकली। सर तुरंत बोला, क्या हुआ? आइसक्रीम मुंह में जल रहा है क्या? सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, बहुत गर्म है आइसक्रीम, थोड़ी ठंडी वाली लाते ना। सर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, सॉरी, लेकिन अब तुम्हें तो यही गर्म वाली ही खानी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर अब उसने दोबारा अपने होठों को सरगम के पैरों पर रख दिया था और इस बार उसे चूमने लगा था। वो उसे नीचे से लेकर उसके पैरों तक चूम रहा था, लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मम्मा हंगी, मम्मा हंगी। ये बोलते हुए धड़कन आगे की तरफ आ रही थी और अब वो पेट पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसका पैर बार बार नीचे हो जाता था। सर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। पीछे अंबिका नहीं थी, जिसका साफ मतलब था कि वो खुद से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई है। वहीं सरगम को तो ये बात पता ही नहीं थी। उसने तुरंत धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से बोली, मेरी बच्ची को भूख लगी है, आप हंग्री हो? धड़कन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मम्मा हाँ, मम्मा हाँ। सरगम ने उसका गाल चूम लिया और बोली, ओ मेरा बच्चा, लेकिन आपकी बुआ कहाँ है? वो आपको दरवाजे पर छोड़कर क्यों चली गई? धड़कन जल्दी से बोली, मम्मा केला, मम्मा केला। सरगम ने हैरानी से पूछा, आपको बनाना खाना है, लेकिन आप तो बनाना खाते ही नहीं हो बेटा। कितनी बार तो खिलाने की कोशिश करती हूँ, मेरी तरह आपको भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसकी बात पर स्वर ने अब अपना माथा पीट लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, धड़कन को बनाना नहीं खाना है, बल्कि वो तुम्हें बता रही है कि वो अकेली यहाँ पर आई है। उसकी बात सुनकर सरगम की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, क्या तुम अकेली यहाँ पर आई हो? धड़कन धड़कन ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तभी अंबिका सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ते हुए ऊपर आई और आकर दरवाजे पर रुकी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सरगम अब चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अंबिका अंदर आई और धड़कन को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? तुम बुआ को छोड़कर यहाँ क्यों भाग आई? सरगम उसे देखते हुए बोली, ये खुद से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आई है अंबिका। अंबिका ने अपना सर हिलाया और बोली, हाँ, एक्चुअली मैं फ़ोन पर एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसे कुछ डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स भेजनी थी और इतने में ये भागते हुए यहाँ पर आ गई। शैतान कहीं की, अगर तुम्हें कहीं लग जाती तो? ये बोलते हुए अब उसने वापस धड़कन की तरफ देखा, जबकि धड़कन मुस्कुराई जा रही थी। उसके छोटे छोटे से दांत अब मोतियों की तरह चमक रहे थे। सरगम बिस्तर से उठी और धड़कन को अपनी गोद में लेकर बोली, ऐसे नहीं करते बेटा, अगर आपको चोट लग जाती तो, आप गिर जाते तो, ये तो गलत बात है ना। धड़कन ने अब तुरंत अपनी बाहों को सरगम की गर्दन पर लपेट दिया था। वो उसकी डांट भी नहीं सुनना चाहती थी। उसकी इस हरकत पर अंबिका हंसने लगी। वहीं सर अंबिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे इंटीरियर वाले को अभी कॉल करना होगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। सरगम भी जल्दी से बोली, हाँ, ये आपने सही कहा चौहान साहब, आप ना इंटीरियर वाले को बुलाइए और सीढ़ियों पर दरवाज़ा लगवाइए। अब ना हमारी धड़कन शरारती हो गई है,
अंबिका वापस धड़कन को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं इसे खाना खिला देती हूँ। शायद ये इसीलिए तुम्हारे पास आई है क्योंकि इसे भूख लगी है। 2 घंटे हो गए हैं, इसने कुछ खाया नहीं, तो मैं इसे खाना खिला देती हूँ। सरगम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। स्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी, लेकिन तभी सरगम ने अंबिका की तरफ देखते हुए कहा, एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। आज धड़कन को खाना मैं खिलाऊंगी। स्वर जल्दी से बोला, ऐसे कैसे? अंबिका और सरगम दोनों ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा। सरगम तो जानती थी स्वर के दिल में क्या है। स्वर थोड़ा हड़बड़ाकर बोला, मेरा मतलब है तुम्हें दवाइयाँ भी तो लेनी होगी ना। अभी भी तो तुमने दोपहर वाली दवाइयाँ भी नहीं ली है। तो तुम एक काम करो अंबिका, तुम जाओ धड़कन को लेकर उसे खाना खिलाओ। थोड़ी देर में सरगम नीचे आ जाएगी। ये बोलते हुए वो सरगम को तिरछी नज़रों से देख रहा था। अंबिका अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। सरगम ने अब हल्की सी अंगड़ाई ली और बोली, दवाइयाँ मैं अपने आप बाद में ले लूँगी, पहले मुझे सोना है। आप जाइए अपने ऑफिस, अब मेरा सोने का मन कर रहा है, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वापस बिस्तर पर लेट गई थी। स्वर जल्दी से उसके ऊपर झुका और बोला, तुम्हें मैं कोई पागल नजर आता हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर आग लगाकर तुम खुद चैन से सो जाओगी? ये बोलते हुए अब उसने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ कस दिए थे और उसकी उंगलियों से उंगलियां उलझा ली थी। सर का मुंह बनाते हुए बोली, आप ना सच में बड़े ही जालिम पति हैं, जो अपनी पत्नी को इस हालत में भी नहीं छोड़ते। यूँ नहीं कि मुझे आराम करने दें। आपको पता भी है प्रेगनेंसी में ये सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सर बोला, बहुत अच्छी तरह से पता है, और भूले मत कि इतना तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता जितना तुम मेरे पास आती हो अपनी डिजायर्स लेकर। तब ये जालिम पति तुम्हें जालिम नज़र नहीं आता क्या? तब तुम्हें ये याद नहीं रहता क्या कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ करना ठीक नहीं? तब तो बड़ी आहें भरती हो। उसकी बात सुनते हुए सरगम ने अपना लोअर लिप अंदर की तरफ दबा लिया था। स्वर अब उसके चेहरे पर थोड़ा और ज्यादा झुका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या तुम सच में सोना चाहती हो? क्या सच में इस जालिम पति का जुल्म सहने का तुम्हारा मन नहीं है? जैसे ही उसने कहा, सरगम ने अब अपनी पलकें झुका ली थी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। स्वर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस जाकर थोड़ा काम कर लूँगा। ये बोलते हुए वो सीधा हो गया था और ऐसे प्रिंटेड कर रहा था जैसे वो सच में वहाँ से जाने वाला हो। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ाता, सरगम ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। स्वर ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? सरगम बड़ी ही अदा से बोली, मुझे गर्म गर्म आइसक्रीम खानी है। ये बोलते हुए वो उसके होठों की तरफ देख रही थी। सर तुरंत बोला, हो तो तुम बहुत चालाक। सरगम बड़ी ही अदा से बोली, तभी तो चौहान एम्पायर और चौहान प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो बस बातें करे। उसकी बात पर सर हंसने लगा और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, अरे हमारा क्या है, हम तो बस अपनी चौहान साहिबा की गुलामी करके ही कुछ हैं। ये बोलते हुए अब वो पूरी तरह से बिस्तर पर लेट चुका था और अगले ही पल उसने सरगम के होठों को चूमना शुरू कर दिया था। तभी सरगम एकदम से पीछे हटते हुए बोली, दरवाजा दरवाजा नहीं बंद किया? स्वर ने तुरंत साइड टेबल पर रखा रिमोट उठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले ही पल अब एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे थे। सरगम अपनी फेवरेट हॉट आइसक्रीम खा रही थी और स्वर उसे वो आइसक्रीम खिलाने में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ निहारिका इस वक्त ओबराय इंडस्ट्रीज में थी। तभी केविन का दरवाज़ा खुला और सुयस ओबराय अंदर की तरफ आए। वो निहारिका की तरफ देखते हुए बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मुंबई छोड़कर जा रही हो? निहारिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यस डैड। सुयस जी ने तुरंत पूछा,
लेकिन क्यों? हमें तो लगा था तुम उस स्वर से बदला लोगी, लेकिन तुम तो मुंबई छोड़कर ही जा रही हो। निहारिका अब अपनी जगह से उठी और बोली, बदला तो मुझे लेना है डैड, और बहुत अच्छी तरह से लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी प्रेसेस, यह फील करते हुए उस स्वर ने सरगम के आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। जहाँ पहले 50 गार्ड से अब वहाँ 100 कर दिए गए हैं। कोई भी सर्वेंट अब आसानी से चौहान मेंशन में जॉब नहीं कर सकती। ये सब कुछ इसीलिए ताकि मैं उस सरगम तक न पहुँच पाऊँ, उसे और उसके होने वाले बच्चों को नुकसान न पहुँचा पाऊँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये सब हट जाएगा, सर बेफिक्र हो जाएगा, और फिर होगा मेरा वार, मेरा आखिरी वार, जो उस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन थे। लगभग से 3 महीने बाद स्वर और सरगम इस वक्त गाड़ी में बैठे थे और अपने नॉर्मल चेकअप के लिए जा रहे थे। सरगम की डिलीवरी डेट अब बेहद नज़दीक थी। किसी भी वक्त उसे लिवर पेन हो सकता था, लेकिन फिलहाल वो लोग नॉर्मल चेकअप के लिए जा रहे थे, जो डॉक्टर ने ही उन्हें करवाने के लिए कहा था। तकरीबन आधे घंटे में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उनके हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने सरगम का चेकअप शुरू कर दिया। वो और सरगम को इस वक्त हद से ज़्यादा नर्वस फील हो रही थी। एक तो उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जिसमें उसका बेबी बम्प भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसके साथ अब उसका चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब सच में तुम्हारा लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है सरगम। शायद आज का दिन निकल जाए या कल का, पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हें जरा से भी पेन हो तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाना, फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना। किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना, और अगर हो सके तो अब वो सब भी नहीं करना। ये बोलते हुए उसका इशारा किस तरफ था, सरगम बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये पूरी प्रेगनेंसी स्वर ने उसे छोड़ा नहीं था, और सरगम ने इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, तो डॉक्टर ने उसे नॉर्मल बताया, क्योंकि सरगम की प्रेगनेंसी हेल्थी थी। उसे किसी तरह की कोई इशू नहीं था, और अब भी उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ जा रही थी। बस किसी भी वक्त लेबर पेन शुरू होने वाला था, इसीलिए डॉक्टर मना कर रही थी। वो लोग चेकअप करवा कर फ्री हुई और घर के लिए निकलने लगे। लेकिन अचानक ही सरगम ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे दर्द हो रहा है चौहान साहब। सर जल्दी से बोला, लेकिन ये फेक पेन भी तो हो सकता है ना, हार्ट बीट। आई मीन पिछले कुछ दिनों से तुम्हें फेक पेन हो रहा है, तो शायद ये भी वही वाला हो। सरगम अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोली, नहीं चौहान साहब, ये पेन बहुत अलग है। ये वो पेन नहीं है। मुझे लगता है हमें वापस हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए। ये बोलते हुए उसने गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ कस दिया। सर मुंह बनाते हुए ही बोला, रहने दो, ऑलरेडी हम बहुत बार हॉस्पिटल आ चुके हैं। जब भी तुम्हें दर्द होता है तो मैं भी पागलों की तरह तुम्हें हॉस्पिटल ले आता हूँ। पिछले 6-7 दिनों में हम कितनी बार हॉस्पिटल आए हैं। अब और नहीं, अब जब तुम्हें रियल वाला पेन होगा तभी हम हॉस्पिटल आएंगे। सरगम गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या चौहान साहब? मैं कह रही हूँ ना, ये पेन वो पेन नहीं है। सर तुरंत बोला, अच्छा तो ज़रा बताना, ये पेन उस पेन से कैसे अलग है? उसकी बातों पर सरगम इरिटेट हो रही थी। एक तो उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, और ऊपर से सर की बातें उसका दिमाग खराब कर रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अगर इस वक्त मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो मैं आपका बुरा हाल कर देती चौहान साहब। मैं कह रही हूँ ना आपको, ये पेन वो नहीं है, लेकिन आप हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। ये बोलते हुए अचानक ही वो जोरों से चिल्लाई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ बुरी तरह से कस दिया था, और उसकी बात सुनकर अब स्वर के भी होश उड़ गए थे। जिस तरह के एक्सप्रेशन वो बना रही थी और जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, अब उसे भी कंफर्म हो गया था कि हाँ, सरगम को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, और शायद ये पेन लीवर पेन ही है। उसने जल्दी से सरगम को अपनी गोद में उठाया। उसके चेहरे पर
अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो सरगम की तरफ देखते हुए बोला, अरे यार तुम तो बहुत भारी हो गई हो। सरगम गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बार ये बेबी हो जाए उसके बाद भारी तो मैं आपको करूंगी चौहान साहब। उसकी धमकी पर स्वर की बोलती बंद हो गई थी। वो जल्दी से सरगम को लेकर अंदर आया। उसने सरगम को स्ट्रेचर पर लिटाया और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, जो अपने केबिन से बाहर निकलकर सामने वार्ड की तरफ जा रही थी। जैसे उन्होंने स्वर के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो तुरंत आगे की तरफ आई। सरगम दर्द से तड़प रही थी। वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर बोली, प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बेबीज खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ को अपने पेट पर रखा हुआ था। वो बार बार अपनी कमर को हिला रही थी। दर्द से अब उसकी जान निकलने लगी थी। कुछ ही पलों में उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर सर की तरफ देखते हुए बोली, हमें इन्हें जल्दी से डिलीवरी रूम में लेकर जाना होगा। ये बोलते हुए अब उसने अपने स्टाफ की तरफ देखा जो उसके आसपास ही इकट्ठा हो रहे थे। वो लोग जल्दी से सरगम को डिलीवरी रूम में लेकर गए। सरगम का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। स्वर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकाला और तुरंत अंबिका को कॉल किया। जैसे ही अंबिका को सरगम के लेबर पेन के बारे में पता चला, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो सामने डांस कर रही थी। धड़कन की तरफ देखते हुए बोली, फाइनली तुम्हारे लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर आने वाले हैं। ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। आप हमारा वेट कीजिए भाई, और जब तक हम दोनों नहीं आ जाएं, आई मीन जब तक हम चारों नहीं आ जाएं, तब तक प्लीज़ बेबीज डिलीवरी मत होने दीजिएगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्वर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, अगर थोड़ी सी भी देरी हुई ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा अंबिका, लेकिन मेरी हार्ट बीट, मेरी जान खा जाएगी। ओ गॉड, मुझे उसके पास जाना होगा। पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। ये बोलकर वो लेबर रूम के अंदर की तरफ आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, डॉक्टर और पूरा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगे। सामने ही सरगम थी, जिसकी बॉडी को अभी पूरी तरह से कवर भी नहीं किया गया था। डॉक्टर स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर चौहान, प्लीज आप बाहर जाइए। स्वर अंदर की तरफ आते हुए बोला, सॉरी लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैंने मेरे बेबी के साथ प्रॉमिस किया था कि उसकी हर एक मुश्किल घड़ी में मैं उसका साथ दूंगा, और ये वाली घड़ी तो फिलहाल मेरी ही टिकटॉक बजने वाली है, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे बेबी के पास रहने दीजिए। ये बोलते हुए वो सरगम के करीब आ गया था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सरगम गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है चौहान साहब, प्लीज़ बेबी को जल्दी से बाहर निकालिए। स्वर तुरंत बोला, ये ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ, डॉक्टर अपना काम कर तो रहे हैं, वो जल्द ही तुम्हारी डिलीवरी करवा देंगे। सरगम दांत पीसते हुए ही बोली, जब आप बार बार मेरे पेट पर अपना हाथ रखकर बेबीज को किक करने के लिए कहते थे तो वो किक करता था। तब वो तो बड़ी आसानी से आपकी बात मान लेते थे। तो अब क्या हुआ, अब आप उनसे कहिए ना जल्दी बाहर आ जाएं। ये बोलते हुए वो दर्द भरी आहें भर रही थी। स्वर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। वो सरगम की वो कांपती हुई आवाज़ और उसकी आंखों में लगभग से आए हुए आंसू देखकर ही समझ सकता था कि उसे कितना पेन हो रहा होगा। वो उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, रिलैक्स रहो हार्ट बीट, एकदम रिलैक्स रहो। सरगम चिल्लाते हुए बोली, यहाँ मेरी दर्द से जान निकल रही है और आपको रिलैक्स होने की पड़ी है। आप ना यहाँ से बाहर चले जाइए चौहान साहब, वरना मैं लात मारकर बाहर निकालूंगी। स्वर तुरंत बोला, चौहान इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ मैं, मेरे सामने दुनिया डरती है,
मैं 1 सेकंड में किसी को भी कहीं से भी बाहर निकलवा सकता हूँ, और तुम मुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकालने की धमकी दे रही हो। सरगम ने उसकी बातें सुनी। इस वक्त वो बेहद गहरी सांसें ले रही थी और अब वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए ही बोली, इस इंसान को आप यहाँ से बाहर भेज दीजिए डॉक्टर, वरना मुझे ही नहीं पता मैं क्या करूँगी। ये बोलते हुए उसकी बॉडी इस वक्त हद से ज़्यादा अकड़ रही थी। डॉक्टर को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना तो वो सर चौहान का कुछ कर सकती थी और ना ही फिलहाल वो सरगम से कुछ कह सकती थी। वो खुद उन दोनों के बीच में फंसी हुई थी। स्वर अब सरगम के बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ ना हार्टबीट, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। सरगम ने वापस उसकी तरफ देखा और बोली, गुस्सा? एक बार ये बेबी आ जाए इस दुनिया में, उसके बाद अगर आपने मुझे हाथ भी लगा दिया ना चौहान साहब, तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। दोबारा मुझे प्रेग्नेंट करना तो दूर की बात है, आपका और मेरा रूम भी अलग अलग होगा। उसकी बात सुनकर अब सर को उसका दर्द तो फील हो रहा था, लेकिन साथ साथ हंसी भी आ रही थी। लोगों को एक बेबी पैदा करने में ही जान निकलती है, और यहाँ तो वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी। बेचारी की क्या ही हालत हो गई थी। वो पूरी पसीने से भरी हुई थी और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। डॉक्टर उसे देखते हुए बोली, तुम खुद को पुश करो सरगम, इस वक्त तुम्हें खुद को पुश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस लोअर बॉडी से पुश करो और अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स रखो। पहले एक बेबी बाहर आएगा और फिर कुछ देर बाद दूसरा भी। सरगम हल्का सा अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, अरे चौहान साहब के नन्हे मुन्ने, आ जाओ ना बाहर। ये बोलते हुए वो सच में खुद को पुश कर रही थी। डॉक्टर अब और भी ज़्यादा फुर्ती से अपना काम करने में लगे थे और सरगम भी लगातार खुद को पुश किए जा रही थी। सर उसका हाथ कस कर पकड़ रखा था। कभी तो सरगम खुद ही उसके हाथ छोड़ देती और कभी खुद से पकड़ लेती। सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, जोर लगा के हैसा। सरगम ने उसकी बात सुनकर गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन स्वर का बेबी उसकी ही तरह ढीठ था और फिर लगातार जोर लगाते रहने के बाद सरगम को अब एक बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल उसने राहत की एक गहरी सांस ली कि कम से कम एक तो बाहर आया, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई थी। यह सोचते हुए उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी कि अभी तो सिर्फ एक ही बाहर आया है, अभी दूसरा आना बाकी है, और फिलहाल उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी और उसकी आंखें भी मूव नहीं हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना ज़्यादा पेन होता है। हालांकि उसने पहले अपना मन बना रखा था कि वो सब कुछ झेल लेगी, लेकिन फिलहाल तो उसकी जान निकल गई थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। वहीं स्वर उस बेबी की तरफ देख रहा था जो फिलहाल नर्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे क्लीन करने के लिए जल्दी से दूसरी तरफ ले गई थी। डॉक्टर ने अभी तक ये भी नहीं बताया था कि आखिर सरगम ने किस बेबी को जन्म दिया है, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, और अब दूसरे बेबी को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।